Assalamu alaikum dear students, we are going to start the chapter number 14, reproduction. As you know well, due to the COVID-19 epidemic, the syllabus is reduced. So we will discuss only those topics that is the part of your smart syllabus. So the lecture number first is about the introduction to the reproduction. पहला लेक्चर किसके मुतालिक है, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। और इस पूरे जो चैप्टर है इसके अंदर यही आप लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड फर्टिलाइजेशन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? टाइटल पे फोकस कीजिए। री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन पैदावार, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करना। अब वो क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिसमें हम प्रोड्यूस करेंगे न्यू जनरेशन्स को। क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? नई जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगी, जो मेंटेन करेगी एक स्पीशी को। व्हाट इज़ द स्पीशी? तो यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गए, न्यू जनरेशन और स्पीशी। तो अगर मैं स्पीशी की बात करता हूँ तो स्पीशी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। उसे आप क्या नाम देते हैं? फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देम सेल्व्स, उसे हम नाम देते हैं स्पीशी का। यानी कि मैंने कहा स्पीशी जानदारों का वो ग्रुप है जो आपस में क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। उसे क्या कहेंगे? स्पीशी कहेंगे। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसका मेन काम क्या है? जिसका मेन काम ये है कि मेंटेन करना। किस चीज़ को मेंटेन करना? स्पीशी को मेंटेन करना। और स्पीशी को मेंटेन करना न्यू जनरेशन के ज़रिए से। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पार्क के अंदर तकरीबन 6 डियर हैं, 6 हिरन बचे हैं। सिर्फ कितने? 6 डियर हैं। बाकी ड्यू टू द डिजीज़, कुछ डिजीज़ और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या हो गए? डेथ हो गई, मर गए। अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। अगर ये 6 जो डियर हैं, अगर ये नए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं पैदा करेंगे, अगर ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जो डियर की स्पीशी है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अगली जनरेशन पैदा करेंगे, ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल के बाद, आफ्टर द 10 ईयर्स, अगर इन्होंने मर जाना है, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होंगे? नेक्स्ट 20 ईयर्स क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे। तो मेरे पास जो स्पीशी है वो क्या रह जाएगी? मेंटेन रह जाएगी। यानी कि अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरे पास जो जनरेशन है वो मेंटेन रहेगी, मेरे पास स्पीशी मेंटेन हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ड्यू टू फिर क्या होगा कि कोई डिजीज़ ने हमला कर दिया या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया जिसकी वजह से ये डियर भी ख़त्म हो गए, तो मेरे पास जो डियर की स्पीशी है वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। एक स्पीशी को अगर आपने ज़िंदा रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अब सोचिए, अगर ये जो स्पीशी है जो कि 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, अगर इन 6 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन एक मेंबर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वो जो 5 कर रहे हैं वो भी ज़िंदा रहेंगे, लेकिन जो एक नहीं कर रहा वो भी ज़िंदा रहेगा। लेकिन मेरी स्पीशी तो मेंटेन रहेगी ना, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट्स मीन्स डैट के अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मेरी जो स्पीशी है, जो स्पीशी डियर की है, वो क्या होगी? वो मेंटेन नहीं होगी, वो सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन अगर करेंगे रिप्रोडक्शन तो स्पीशी क्या कर जाएगी? सर्वाइव कर जाएगी। अदरवाइज स्पीशी सर्वाइव नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी, बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो एक जानदार, जो एक डियर जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा था वो भी जिंदा है, जो 5 कर रहे हैं वो भी जिंदा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगे तब भी जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो तब भी जिंदा रहेंगे। सही है। एक जनरल एग्जाम्पल इंसान, ह्यूमन पॉपुलेशन के ले लेते हैं, हम भी एक स्पीशी हैं।
तो हम में से कुछ लोगों की शादियां हो जाती हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चे, तो उनकी स्पीशी आगे बढ़ती जाती है, उनकी पैदावार बढ़ती है, उनकी फैमिली बढ़ती जाएगी। लेकिन वो जिनकी शादियां नहीं होती, उनकी पैदावार, उनकी फैमिली आगे नहीं बढ़ती, तो वो कौन सा मर जाते हैं, वो भी तो जिंदा ही रहते हैं ना। सो सेम एज यहाँ पे यही बात की गई है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होगी जिसमें आपने याद रखना है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर। ना तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगी, ना ही क्या होगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो जाती है। आपकी बुक्स में यही लिखा है कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर, भी ना तो फॉर्मेशन होगी ना ही फ्यूजन होगी, लेकिन सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है। तो कैसे हो रही है, वहां पर आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, प्रोसेस का नेम है पार्थिनोजेनेसिस। सो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ये असल में जो बी होती हैं, जो शहद की मक्खियां हैं, उनके दरमियान होता है। तो वहाँ पर होगा क्या कि वहाँ पर स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है और एग सेल भी होगा। लेकिन क्या होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म सेल और एग सेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी फ्यूजन नहीं होती। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इन विच सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर। फॉर्मेशन हो सकती है सम टाइम, लेकिन फ्यूजन कभी भी नहीं होगी। तो इनमें होता यूं है कि जो एग होगा वो फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी तो एग चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन एग किस में चेंज हो गया, ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। तो अब यहाँ पर बात यह है कि एग और स्पर्म सेल दोनों गैमेट्स हैं, तो एग ही क्यों चेंज हुआ, ऑफस्प्रिंग में स्पर्म क्यों नहीं चेंज हुआ। तो इसका आंसर यह है कि बच्चे, जो एग सेल होता है, एग सेल के अंदर फूड स्टोर होती है, लेकिन स्पर्म सेल में फूड स्टोर नहीं है। दैट्स व्हाई जो एग सेल है वो नए जानदार में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। अब दो मेथड्स हैं इसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन कभी भी नहीं होगी, सम टाइम हो जाएगी, तो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर आ जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन असल में होता कैसे है। फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए मेरे हाथ पे यहाँ पर जख्म है, कट लग गया है, या किसी की जो हड्डी है वो टूट गई है, तो अब वो हड्डी का वापस जुड़ना या यहाँ पर मेरे जख्म का भरना, वो किस प्रोसेस के जरिए से बढ़ेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चे बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन हो रही है उस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। क्या नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। तो माइटोसिस के बारे में ये बात याद रखनी है कि माइटोसिस में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहने हैं, सेम रहने हैं, यानी कि वो जेनेटिक मेकअप जो पेरेंट के अंदर है हू बहू सेम वैसा ही जेनेटिक मेकअप ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा। लाइक सच एज यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, दिस वन इज अ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल का आ गया जेनेटिक मेकअप आ चुका है। जब ये पेरेंट सेल ये डिवाइड होगा दो सेल के अंदर, पेरेंट सेल कितने सेल के अंदर डिवाइड हो गया, दो सेल के अंदर जब डिवाइड हो जाएगा माइटोसिस के जरिए से, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, माइटोसिस ही होती है, माइटोसिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। तो क्या होगा, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं तो इधर भी 4 होंगे और इधर भी 4 होंगे। जो जेनेटिक मेकअप इसका है, जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, वही इन्फॉर्मेशन इधर होगी और वही इन्फॉर्मेशन इधर होगी। अब इसकी अहमियत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर इसकी अहमियत की बात करूं तो अहमियत आपके सामने है कि जख्म लग गया या ब्रोकन बोन, तो वो किसके ज़रिए से रिपेयर हो रहा है, वो माइटोसिस के ज़रिए से क्या हो रहे हैं, रिपेयर हो रहा है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास है एक हॉर्स, मेरे पास क्या है, एक हॉर्स है। अब वो जो हॉर्स है वो ना रेस जीतता आ रहा है, 10 साल से ना उसने जो रेस है ना वो उसने विन की है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी के तरह का मेरे पास एक हॉर्स हो, लेकिन अब वो उस हॉर्स की ना एज ज़्यादा हो गई है, वो रिप्रोडक्शन करने के ना काबिल ही नहीं रहा। तो अब क्या करूँगा, तो मैं उसकी बॉडी का ना एक सेल ले लूँगा, उसकी बॉडी का मैंने क्या किया, उसकी बॉडी का मैंने एक सेल ले लिया। अब ये जो एक सेल लूँगा ना, इस एक सेल के अंदर देखें उसका जेनेटिक मेकअप न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उसका जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, जेनेटिक मेकअप होगा। अब ये जो एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, एक सेल से बन जाएंगे 2 सेल, किसके ज़रिए से, माइटोसिस के ज़रिए से। फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 32, 8, 16, 32, 64,
128, 256। सो इसी तरह से मूव करते जाएंगे और एट लास्ट आखिर में क्या होगा कि ये जो एक सेल था, इस एक सेल से मैंने क्या हासिल कर लिया, इस एक सेल से मैंने एक पूरे का पूरा होर्स हासिल कर लिया है, पूरे का पूरा जानदार हासिल कर लिया। वो जो होर्स होगा, वो जो जानदार है, उस जानदार के अंदर वही खसूसियात होंगी जिसका सेल मैंने स्टार्ट पे लिया था। क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे भी आपको फार्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपली एक सेल से दो सेल डिवाइड हो गया, तो जो जेनेटिक मेकअप इधर है वो इधर है और वही इधर होगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सब में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फसल है, मैंने उस फसल की ना खसूसियात बहुत अच्छी थी, मैंने उस फील्ड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब हुआ यूँ कि अब एक फसल थी मीन्स, या फिर इसको हट के हम कहते हैं जी एक दरख्त था मेरे पास, मैंगो का दरख्त था। अब वो जो मैंगो का दरख्त था ना, उसके जो आम थे वो बहुत मीठे थे, उसका स्वीट टेस्ट था। तो मैंने क्या किया, मैंने हू बहू उसी की तरह के क्या कर लिया, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर दरख्त बना लिए। किस मेथड के ज़रिए से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से, माइटोसिस का इस्तेमाल किया। माइटोसिस का इस्तेमाल करके मैंने क्या कर लिया, उसी के तरह के काफ़ी सारे मैंने बना लिए, दरख्त बना लिए। अब वो आम दे रहे थे, बिल्कुल हूबहू वैसे ही दे रहे थे, मीठे आम थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम उस वक्त आई जाके जब यहाँ पर आई एक डिज़ीज़ आई। डिज़ीज़ ने आके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। डिज़ीज़ ने अटैक किया। देखो अब सबका जेनेटिक मेकअप सेम था, फ़र्ज़ करें सब, फ़र्ज़ क्यों करना है भी, इसका जेनेटिक मेकअप सेम है। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास हैं तकरीबन 48 प्लांट्स थे मैंगो के, सबका जेनेटिक मेकअप सेम है और ये डिज़ीज़ आई। अगर तो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता इनका, अगर तो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता तो फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि एक प्लांट पे अटैक करती, दूसरा जो प्लांट था उसका जेनेटिक मेकअप और था, उसके अंदर जीन्स और थे, तो हो सकता था ये डिज़ीज़ उसके ऊपर अटैक ना करती, तीसरे के ऊपर करती, चौथे पे ना करती। क्योंकि अब सबका जेनेटिक मेकअप क्या है, सेम है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पर जो 48 के 48 प्लांट्स थे मैंगो के, वो सारे के सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि एसेक्सुअल के ज़रिए से जेनेटिक मेकअप सेम तो रहेगा, लेकिन सेम होने का नुकसान ये है कि अगर किसी डिजीज़ ने हमला कर दिया तो वो क्या, आपके पास पूरे के पूरे जो फील्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फार्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑलवेज अकर्स। अगर मैं गैमेट्स की बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँगा गैमेट्स की, गैमेट्स या हम इनको कहते हैं बच्चे जर्म लाइन सेल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं। और जर्म लाइन या गैमेट्स आपके पास होते हैं एग सेल, जो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल के अंदर, और स्पर्म सेल जो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब दिस वन इज मेल या फादर, ये आपके पास आगे फीमेल और मदर। मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा, मेल की बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब इसने किया, कौन सी डिवीजन करेगा, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज आपने याद रखना है, यहाँ पर मियोसिस हो रही है, पीछे क्या थी, माइटोसिस है। तो मियोसिस के दौरान आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है। अगर मैं मियोसिस की बात करूँगा तो मियोसिस में पहली बात आपने जो चीज़ याद रखनी है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, आधे रह जाएंगे। यानी कि अगर मेरी बॉडी के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जो नेक्स्ट सेल बनने वाला है अगर वो मियोसिस के ज़रिए से बनेगा तो कितने क्रोमोसोम आएंगे, 23 आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। और इसके अलावा मियोसिस के दौरान क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। और जब बच्चे क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाएगा। जब जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो बेहतर खसूसियात वाले जानदार हैं, जो बेहतर खसूसियात हैं वो आगे आ जाएंगे, जो खसूसियात इतनी अच्छी नहीं है वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, न्यू जेनेटिक मेकअप फॉर्म, यानी कि जेनेटिक मेकअप इसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि मेल में हुई मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में क्या बना, स्पर्म सेल बना। यहाँ पर फीमेल में क्या हुई, मियोसिस हुई, मियोसिस के नतीजे में फीमेल ने क्या बना दिया, एग सेल बना दिया। फीमेल की बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम थे, इसका मतलब एग सेल में कितने रह गए, 23 रह गए, और स्पर्म सेल में कितने रह गए, 23 रह गए।
आफ्टर डैट क्या हुआ, स्पर्म सेल ने जाके इस एग सेल को फर्टिलाइज किया और उसके नतीजे में बना जाइगोट। और जाइगोट में अब देखिए कितने क्रोमोसोम है, 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, तो जाइगोट में 46 अगेन क्रोमोसोम, और जाइगोट से अगेन क्या होगा, एक नया जानदार बन जाएगा। बॉडी में मेनली दो तरह के आपके सेल्स हैं, एक सोमैटिक हैं, दूसरे हैं जर्मलाइन सेल। सोमैटिक सेल जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे होंगे, वो आपके सोमैटिक सेल हैं। और बाकी जो सेल, जैसा कि मैंने स्पर्म सेल और एग सेल, ये आपके कौन से हैं, जर्मलाइन सेल हैं, ये गैमेट्स होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे। जर्मलाइन सेल में हमेशा मियोसिस होगी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेंगे, लेकिन जो सोमैटिक सेल है उसमें हमेशा माइटोसिस होगी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी अहमियत क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अहम इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसकी वजह से जेनेटिक मेकअप चेंज होगा। जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो जो बेहतर जेनेटिक मेकअप है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी अहमियत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेज भी होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अगर मियोसिस के दौरान कहीं पे गलती हो जाती है, अगर मियोसिस हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अगर कहीं पे गलती हो जाती है, तो गलती के नतीजा ये होगा कि जो जानदार बनने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो सिंड्रोम हो सकता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस सही तरह से ना हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही तरह से 23 और 23 ना आए, यहाँ पर 22 आ गए, यहाँ पर 23 आ गए, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 23 आ गए या 24 आ गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए, तो जो नया जानदार बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल को अपलोड करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.